हत्सुने ने सिर हिलाया और एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। खाना पकाने का कौशल वास्तविक दुनिया से मेल खाता है। इस दुनिया में बड़े भाई का खाना पकाने से भूख की भरपाई हो सकती है, स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और हमले को बढ़ा सकते हैं। स्कोर भोजन की गुणवत्ता और ये कितना स्वादिष्ट है, ये निर्धारित करता है। तो फिर मैं इस दुनिया में स्वादिष्ट खाना बना सकता हूं और खा सकता हूं? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से कहा। बेशक। चुइन उसके कंधे पर बैठ गई और मयंक भाटिया के डेटा पर टैप करने के लिए अपना बफ सफेद हाथ बढ़ाया। उसने एक पीले रंग की विशेषता पट्टी की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, वास्तव में इस खेल में भूख प्रणाली है। यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो आप भूखे हो जाएंगे और खेल में लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए आपको लड़ने में सक्षम होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने एक बार शहर में एनपीसी द्वारा बेची जाने वाली रोटी खाई थी। ये बेस्वाद था, बिल्कुल उबले हुए बन खाने की तरह। ये घृणित था। ओह, तो मैं कैसे खाना बनाऊं? मयंक भाटिया ने भूख के स्तर को देखते हुए पूछा, जो दौड़ने के साथ कम हो गया था। सामग्री प्राप्त करने के लिए आपको बस राक्षसों को मारने की जरूरत है। हत्सुने ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कौशल बार में स्तर 3 इकट्ठा करने का कौशल देख सकते हैं, है ना? आप इस कौशल का उपयोग राक्षसों का शिकार करने और भोजन बनाने के लिए उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली सामग्री को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये कौशल सिस्टम द्वारा दिया गया है, ये कौशल बार पर कब्जा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, आप मुर्गियों को इकट्ठा करके अंडे प्राप्त कर सकते हैं और आप सुअरों का शिकार करके सुअर का मांस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई फायदा है? मयंक भाटिया हैरान रह गए। हालांकि एसओ एक ऐसा खेल था जो परिणाम निर्धारित करने के लिए कौशल और सजगता पर निर्भर था। फिर भी खिलाड़ियों को कुछ हथियार हमले के कौशल सीखने की जरूरत थी। हालांकि हर किसी का कौशल बार तय किया गया था और केवल स्तर बढ़ाकर ही कौशल बार को बढ़ाया जा सकता था। हालांकि एक व्यापारी के कौशल या खाना पकाने के कौशल को सीखना कौशल बार पर कब्जा कर लेगा और वे युद्ध में दुश्मनों को मारने की भावना का अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। राक्षसों का शिकार करना केवल एक तलवारबाज से लड़ने की तुलना में भी अधिक कठिन था। लेकिन हत्सुने की मदद से गेम में खाना पकाने के कौशल बार को एल्फ हत्सुने में संग्रहित किया जा सकता है। वो हत्सुने के साथ खाना पकाने के कौशल को नियंत्रित कर सकता था और ये संबंधित तलवार कौशल पट्टी पर कब्जा नहीं करेगा। इस तरह वो तलवार के सभी कौशल और समर्थन कौशल सीख सकता था। खैर, हत्सुने वास्तव में प्यारा और उपयोगी है। कुछ ही समय बाद मयंक भाटिया के कदम धीरे धीरे धीमे हो गए और वो एक अंतहीन घास के मैदान में आ गए। यह वो समतलन क्षेत्र था जिसका हत्सुने ने उल्लेख किया था। ओनी-सान, सावधान रहो, यह राक्षस है। हत्सुने ने उसे याद दिलाया। मैं समझता हूं। मयंक भाटिया के हाव भाव काफी गरिमापूर्ण हो गए। ऐसों में ये उनकी पहली लड़ाई थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से सावधान रहना पड़ा। लगभग 500 मीटर आगे चलने के बाद मयंक भाटिया के नीचे घास के मैदान के बेसिन में एक नीला सुअर दिखाई दिया। हत्सुने, ये खेल में मध्य स्तर का राक्षस होना चाहिए, है ना? ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। घास के मैदान पर खड़े होकर नीचे सुअर की ओर देखते हुए मयंक भाटिया ने लोहे की तलवार को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, लानत है, अकुया, जिसके बारे में बोलते हुए ये नौसिखिया लोहे की तलवार वास्तव में खराब गुणवत्ता की थी। बस उस मूक को पकड़ने से जो ठीक से लपेटी नहीं गई थी, उसकी हथेली में झुनझुनी हो गई। घुमावदार ब्लेड को देखते हुए वो वास्तव में नहीं जानता था कि क्या ये उसके सामने सुअर की मोटी त्वचा को काट सकता है। इसमें केवल थोड़ी सी आक्रमण शक्ति है। हत्सुने हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओनी-सान, ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय राक्षस है, एक उन्मत्त सुअर। नौसिखिया शहर छोड़ते ही आप इसे मार सकते हैं। ये केवल स्तर 1 है, लेकिन ये इतना भयंकर दिखता है। मयंक भाटिया का चेहरा लाल हो गया
और वह शिकायत किए बिना नहीं रह सका। उसने लोहे की तलवार पकड़ी और नीचे भाग गया। इसके पीछे की हलचल को भांपते हुए सूअर का शरीर कांप उठा और वह जल्दी से घूम गया। उसकी नाक से सफेद गैस निकली और उसने अपने नुकीले 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 दिखाए। इसका विशाल शरीर एक कार की तरह था और यह सीधे मयंक भाटिया के शरीर में टकरा गया। भाई, आपको सावधान रहना होगा। हालांकि ये एक स्तर का राक्षस है, फिर भी एक नौसिखिया के लिए इसे हराना कठिन है। जब तक आपके पास खेल के नियमों की समझ है, आप इसे आसानी से वश में कर सकते हैं। चुयेन ने उसे उत्सुकता से याद दिलाया। एक नौसिखिया? आप हर शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हत्सुने की बातें सुनकर मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया। मयंक भाटिया की बात समाप्त होते ही सूअर उसके सामने आ चुका था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपनी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ लिया। तलवार की तेज धार हवा में सूअर के सिर की ओर चली गई। हालांकि सूअर का शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वो अपनी फुर्तीली हरकतों से मयंक भाटिया के हमले को चकमा देने में सक्षम था। फिर इसने मयंक भाटिया के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया और उस पल का फायदा उठाया जब मयंक भाटिया ने हमला करने के लिए मुड़ा। बैंड! मयंक भाटिया के पेट में जलन महसूस हो रही थी। 2 नुकीले पहले ही उसकी त्वचा में छेद कर चुके थे। वह दर्द में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। उनका स्वास्थ्य भार वास्तव में 1/4 कम हो गया था। लानत है, अकुया, ये खेल खेलना वास्तव में कठिन है। अगर मैं इसे 3 बार और हिट करने दूं, तो क्या मुझे फिर से शुरुआती शहर में वापस नहीं भागना पड़ेगा? मयंक भाटिया 2 कदम पीछे हटे और गरिमापूर्ण भाव से अपने सामने सूअर को देखने लगे। उसे लगा जैसे वो अपने मैच से मिल गया हो। एक सूअर को अपने प्रतिद्वंद्वी बड़े भाई के रूप में मानने में सक्षम होने के लिए आप वास्तव में कुछ है। हत्सुने हंसते हुए मयंक भाटिया के कंधे पर लगभग लुढ़क गई। उसने उसे याद दिलाया, बड़े भाई, आप वास्तव में सूअर के चार्ज से निपटने के लिए चार्ज कौशल सुपरसोनिक चार्ज सीख सकते हैं। कितना शर्मनाक है। हत्सुने का रिमाइंडर सुनकर मयंक भाटिया का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कौशल इंटरफेस खोला और देखा कि कौशल इंटरफेस में वास्तव में एक खाली स्लॉट था। उन्होंने उस कौशल सुपरसोनिक चार्ज को सीखने के लिए जल्दी से 2 बार क्लिक किया जिसका हत्सुने ने उल्लेख किया था। जैसे ही उसने कौशल सीखना समाप्त किया, सूअर ने फिर से उस पर हमला किया। इस बार मयंक भाटिया ने आक्रमण करने का विकल्प नहीं चुना। पिछली लड़ाई में उन्होंने महसूस किया कि ये कई पीवीपी खेलों की तरह था। जिस क्षण उसने अपनी तलवार घुमाई, एक महत्वपूर्ण क्षण था। वो समय था जब उसने अपनी तलवार घुमाई थी। हालांकि इस समय के दौरान अगर प्रतिद्वंद्वी चकमा दे सकता है, तो वे इस अवसर का लाभ उठाकर एक घातक झटका दे सकते हैं। इसलिए इस निश्चितता के बिना कि वह निश्चित रूप से सूअर को मार सकता है, मयंक भाटिया ने सीधे अपने सामने अपनी लोहे की तलवार से रोक दिया। बैंड! इस अपार प्रभाव के तहत मयंक भाटिया का शरीर अनजाने में कांपने लगा। सौभाग्य से जंगली सूअर एक राक्षस था, इसलिए ये मयंक भाटिया के ब्लॉक को तोड़ने में असमर्थ था। सूअर के दांतों पर लंबी तलवार पकड़कर मयंक भाटिया की बाहें कांप उठीं। एक दहाड़ के साथ उसने सूअर के विशाल शरीर को दूर धकेलने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया। उसी समय वो उनके बीच कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे की ओर कूद गया। बड़े भाई, यदि आप सुपरसोनिक चार्ज की युद्ध तकनीक के बारे में सोचते हैं और प्रारंभिक आंदोलन करते हैं, तो गेम सिस्टम स्वचालित रूप से आपको स्लैश करने में मदद करेगा। मयंक भाटिया के कंधे पर बैठते हुए हत्सुने ने याद दिलाया। चुयन का इशारा मिलने के बाद मयंक भाटिया थोड़ा स्तब्ध रह गए। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और कौशल के कॉम्बो को देखा। उसने अवचेतन रूप से अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को आधे स्क्वाट में कम कर दिया। उसी समय
उसका बायां पैर जमीन पर जोर से पैर रखता है और उसका शरीर अपनी तलवार पकड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही मयंक भाटिया का शरीर बाहर निकला, उसकी बाह में एक जोरदार शक्ति प्रवाहित हुई। उसके हाथ में तलवार, जो मूल रूप से दरारों से ढकी हुई थी, वास्तव में एक चमकदार नारंगी रोशनी के साथ खिल गई। सुपरसोनिक चार्ज। मयंक भाटिया ने धीमी दहाड़ लगाई और कौशल को सक्रिय किया। तलवार की नोक जंगली सुअर के सिर से टकराई और सुअर का शरीर सीधे फट गया। बैंग! जंगली सुअर ने एक करुण चीख निभाई और उसका शरीर धूल में बदल गया और गायब हो गया। खेल मुद्रा 2 कॉर्स उसके बैकपैक में दिखाई दिए और साथ ही नीचे का अनुभव बार भी एक छोटी राशि से बढ़ गया। बड़े भाई, अपने सभा कौशल का उपयोग करें। हत्सुने की याद सुनने के बाद मयंक भाटिया ने अपने गैदरिंग कौशल का इस्तेमाल किया। डिंग! आपको जंगली सुअर का मांस मिला है। मैं इसे खाना पकाने के लिए रखूंगा। हत्सुने ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, तुम सच में अच्छे हो। आपने केवल एक बार कौशल सीखा है और आप पहले ही कौशल की शक्ति में महारत हासिल कर चुके हैं। ये सब हत्सुने के लिए धन्यवाद है। बेशक, शायद मैं एक प्रतिभाशाली हूं। हत्सुने हंसे, मैंने कभी किसी को तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं देखा। मयंक भाटिया। जब से उन्होंने इस खेल में राक्षसों को मारने की रोमांचक भावना का अनुभव किया, मयंक भाटिया को लगा कि यह खेल इतना मजेदार है कि वो रुक नहीं सकते। चुइन के अनुसार यह खेल सीधे मस्तिष्क में धारणा से जुड़ा था। इसका केवल उसकी नींद पर मामूली प्रभाव पड़ा, इसलिए वो कुछ समय और खेल सकता था। मयंक भाटिया ने समय को देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। एक अमर कृषक की दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए उसने बस इस प्रशिक्षण क्षेत्र में राक्षसों की खेती करना शुरू कर दिया। 10 जंगली सुअरों को मारने के बाद मयंक भाटिया का लेवल पहले ही लेवल 2 पर पहुंच चुका था। उसके शरीर में एक जोरदार शक्ति प्रवाहित हुई और उसकी एचपी और आक्रमण शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। ऐसा लग रहा था कि खेल के शुरुआती चरणों में स्तर बढ़ाने की तुलना में तेज था। उन्होंने संपूर्ण सर्वर की स्तर सूची खोल दी और निश्चित रूप से वो पूरे सर्वर में स्तर 2 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसे ही मयंक भाटिया जंगली सुअरों का शिकार जारी रखने वाले थे, एक शुरुआती भाला लेकर एक आकृति मैदानी इलाकों में एक छोटे से रास्ते से चली गई। ऐसा लग रहा था कि एक खिलाड़ी समतल क्षेत्र में आ गया है। हालांकि बिना किसी सूचना के दूसरों से पहले समतल क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम होने के लिए यह स्पष्ट था कि यह एक असाधारण खिलाड़ी था। फिगर के हाथ में भाले को देखकर मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। वास्तव में इस खेल में कई प्रकार के हथियार थे। हालांकि यह कहा गया था कि जीत का फैसला तलवार के कौशल से होता था, वास्तव में केवल तलवार के प्रकार के हथियार नहीं थे। उदाहरण के लिए घुमावदार चाकू, युद्ध कुल्हाड़ी, हथौड़े, छोटे चाकू, ताची, लंबे भाले, एक हाथ की तलवारें, महान तलवारें, पतली तलवारें और इसी तरह सभी प्रकार के हथियार थे और सभी प्रकार के हमले के तरीके थे। हालांकि इस खेल में जीत का फैसला करने के लिए तलवार कौशल का उपयोग करने का सही अर्थ यह था कि विनाशकारी जादू की कोई बड़ी मात्रा नहीं थी और केवल शुद्ध ठंडे हथियार कौशल थे। उपन्यास क्यूई डियान की तरह स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई, बिना किसी जादू के एक दुनिया। वास्तव में शुरुआती गेम में चुनने के लिए कई हथियार थे, सभी प्रकार के हथियार थे और मयंक भाटिया ने भविष्य में अभ्यास करने और हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए सीधे एक हाथ वाली लंबी तलवार को हथियार के रूप में चुना। धीरे धीरे आ रही आकृति को देखकर मयंक भाटिया ये जानकर हैरान रह गए कि भाला पकड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में एक लड़की थी और उसका रूप भी बहुत ही लाजवाब था। चूंकि गेम में लुक ज्यादा नहीं बदला, मयंक भाटिया देख सकते थे कि इस लड़की को असल जिंदगी में भी एक खूबसूरत होना चाहिए। वो एक खूबसूरत फिगर वाली एक खूबसूरत लड़की थी।
बड़े करीने से रखे गए लंबे काले बाल, नाजुक चेहरा और एक छोटे से आंसू के नीचे थोड़ा तिल के साथ सुंदर बैंगनी आंखें। हालांकि उसके हाथ में भाला, जो उसके शरीर से बहुत लंबा था, कुछ हद तक जगह से बाहर था। ये एक लोली की तरह था जो इसके विपरीत एक बड़ा चाकू पकड़े हुए था। इस खेल में वास्तव में एक लड़की थी, और उस पर इतनी खूबसूरत लड़की, ये वास्तव में अतार्किक था। मयंक भाटिया इतने हैरान थे कि वह थोड़े अवाक रह गए। बस इतना ही। युवा लड़की, तुम वास्तव में बहुत भोली हो। आप लड़कियों के लिए एक उचित हथियार का उपयोग नहीं करते हैं और वास्तव में एक भाला चुनते हैं। प्राचीन काल से भाले के सैनिकों के पास ही लक है। क्या आप नहीं जानते? मयंक भाटिया ने चुपके से आह भरी, लेकिन जब उसने लड़की के HP बार के नीचे नाम देखा तो उसका चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन जमकर फड़क गया। तभी उसे समझ में आया कि उसने वास्तव में गलत समझा, और ये एक बड़ी गलती थी। जिस तरह से ये लड़की एक नाम के साथ आई, उसके लिए एक सुंदर भाला चुनना स्वाभाविक था। गिरी हुई पवित्र काली बिल्ली। अपने सामने चुनिबियों से भरे नाम को देखकर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसना है या रोना है, क्योंकि खेल में अधिकतम नाम 5 शब्द थे और कुछ अद्वितीय वर्ण नहीं जोड़े जा सकते थे। ऐसा लगता है कि अगर ये इस प्रतिबंध के कारण नहीं होता तो ये चुनिबियू लड़की चुनिबियू नामों और पात्रों की एक लंबी सूची के साथ आ सकती थी, है ना? नश्वर दुनिया का गोधूली वास्तव में एक इंसान है जिसने मुझसे पहले समतल क्षेत्र पाया। बैंगनी आंखों ने मयंक भाटिया के HP बार के नीचे नाम पर नजर डाली, क्योंकि गिरी हुई होली ब्लैक कैट ने खुद से बुदबुदाया। वह यहां नहीं रुकी और इसके बजाय सीधे मैदानों की गहराई में चली गई। अगर मैं एक इंसान हूं, तो क्या आप एक बिल्ली हैं? जब ये शब्द मयंक भाटिया के कानों में पड़े तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपके से उसका मजाक उड़ाया। इस समय एक विशाल सूअर अचानक झाड़ियों से बाहर निकल आया और सीधे काली बिल्ली पर हमला किया। चार्ज सूअर को देखकर काली बिल्ली ने भौहें सिकोड़ ली और एक कदम पीछे हट गई। उसने दोनों हाथों से भाले को पकड़ रखा और हवा में तेज भाले की नोक से आगे की ओर छेद किया। हालांकि इस तरह का हमला, जो केवल अपनी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता था, कुछ ऐसा था जिसे मयंक भाटिया पहले ही आजमा चुके थे। काली बिल्ली कोई अपवाद नहीं थी। सूअर ने उसके शरीर को 2 बार चक्कर लगाने के बाद वो उसके शरीर में घुस गया और उसके खूबसूरत शरीर को उड़ने लगा। खैर, ये खेल काफी दिलचस्प है। काली बिल्ली ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से भाला पकड़ लिया। वह जमीन से उठी और सूअर पर हमला किया। जैसे ही सूअर ने हमला किया, वो एक उत्कृष्ट जिगजैग पैटर्न में चली गई और सूअर के आरोप को चकमा दे दिया। इसके अलावा जब सूअर आगे दौड़ रहा था, उसने अपना भाला सूअर के शरीर में घोंप दिया। सूअर का HP बार तुरंत 5वें हिस्से से कम हो गया। सूअर अचानक कांप उठा और हवा में कूद गया। इसने सीधे अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल काली बिल्ली के पेट में घुसने के लिए किया। काली बिल्ली का चेहरा आश्चर्य के संकेत से चमक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूअर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। उसने जल्दी से अपना भाला वापस खींच लिया और अपने शरीर के सामने अवरुद्ध कर दिया। हालांकि क्योंकि उसने बहुत देर से अवरुद्ध किया, फिर भी वह सूअर के आरोप से कुछ कदम पीछे हट गई। उसका HP बार भी घटाकर आधा कर दिया गया था। वह एक खेल विशेषज्ञ की तरह दिखती है, मयंक भाटिया ने आश्चर्य के चेहरे के साथ हत्सुने से कहा, क्योंकि उसने काली बिल्ली को देखा जो जिगजैगिंग के माध्यम से लगातार सूअर के हमलों को चकमा दे रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़की वास्तव में बिना किसी कौशल का उपयोग किए सूअर के साथ कुछ राउंड लड़ने में सक्षम थी। यह पहले से ही बहुत अच्छा था। इसके अलावा क्या वो पौराणिक जिगजैग जैगिंग नहीं था? हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी-अभी गेम खेलना शुरू किया है, इस तरह की चुस्त प्रतिक्रिया गति और लड़ाई शैली में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। आखिरकार, अधिकांश नए लोगों को खेल की युद्ध तकनीकों को समझने से पहले 1 या 2 बार मारना पड़ता है।
हत्सुने ने अपने छोटे पारदर्शी पंख खोले और मयंक भाटिया के चारों ओर उड़ गई। उसने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ इतना है कि जो लोग कौशल के साथ दुश्मनों को मारने के आदी नहीं हैं, वे घबरा जाएंगे, भले ही वे बेतरतीब ढंग से अपने हथियारों को चारों ओर घुमाएं। यहां तक कि अगर वे अपनी प्रारंभिक स्थिति में एक ही हमले के साथ उन्मत्त सुअर को मार सकते हैं, तब भी वे एक गड़बड़ में होंगे। शायद थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण के बाद ये फॉलन होली ब्लैक कैट खिलाड़ी तलवार कौशल पर भरोसा किए बिना जंगली सुअर को मारने में सक्षम हो सकता है। हालांकि वाइल्ड बोर के हमले के पैटर्न को समझे बिना पहली लड़ाई जीतना असंभव है। देखो, उसका एचपी बार लगभग खाली है। मानो हत्सुने की अटकलों की पुष्टि करते हुए, इससे पहले कि हत्सुने ने बोलना समाप्त किया, एक दर्दनाक करहा सुनाई दी। मयंक भाटिया ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि काली बिल्ली का छोटा शरीर उसके हाथ में लोहे के भाले के साथ उड़ रहा था। उसका एचपी बार केवल एक स्लिवर के साथ बचा था। ऐसा लग रहा था कि वह जंगली सुअर से एक और हिट नहीं ले सकती। जंगली सुअर जिसके पास एचपी का केवल एक चौथाई हिस्सा बचा था, उसने जमीन पर काली बिल्ली को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीत की घोषणा कर रही हो। यह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने मजबूत अंगों को हिलाते हुए एक गर्वित दहाड़ निकालने दी। उसके मुंह के दोनों ओर के दो नुकीले ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, क्योंकि वह सीधे जमीन पर काली बिल्ली पर हमला कर रही थी। काली बिल्ली, जो खेल के शुरुआती चरणों में अपनी पहली मौत का सामना करने वाली थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर का एक निशान दिखा सकती थी। हालांकि जंगली सुअर के आने वाले नुकीले दांतों को देखकर उसने अपने दांत पीस लिए और मजबूत होने का नाटक किया। बेवकूफ जंगली सुअर, बस तुम रुको, मैं नाइट डेविल्स की रानी वापस आऊंगा। हालांकि जंगली सुअर को मारने के लिए वापस आने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसके बजाय उसके सामने एक सुंदर नारंगी रोशनी चमक उठी। जंगली सुअर का शरीर तुरंत उसके सामने टुकड़े टुकड़े हो गया। एक सुंदर लड़का उसके सामने खड़ा था और मुस्कुराया। तुम ठीक तो हो ना? यह देखकर कि जिस व्यक्ति ने उसे बचाया वो ट्वाइलाइट मॉर्टल था। काली बिल्ली मदद नहीं कर सकी, लेकिन शर्मा गई। वो अपने भाले के साथ जमीन से उठ खड़ी हुई और बोली, एक साधारण इंसान ठीक है। मैं, रात के शैतानों की रानी, मुसीबत में कैसे पड़ सकती हूं? क्या आप इस तरह के समय में इतना चुनिब्यू बनना बंद कर सकते हैं? मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी लड़की इतनी चुनिब्यू होगी। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाईं और घुमावदार लोहे की तलवार को वापस अपनी पीठ पर रख लिया। जिसकी बात करें तो इस गेम की सेटिंग बहुत खराब थी। आखिरी हिट करने वाले अंतिम व्यक्ति को लड़ाई की बूंदें और पुरस्कार मिलेंगे। बेशक अगर काली बिल्ली उसे हरा सकती है तो वो हत्या नहीं चुराएगा, लेकिन चूंकि काली बिल्ली उसे हरा नहीं सकती थी, इसलिए वह जंगली सुअर को मार सकता था और रात के शैतानों की रानी को फॉलन होली ब्लैक कैट उपनाम से बचा सकता था। इस समय काली बिल्ली ने अपनी सूची खोली और उसके हाथ में एक स्वास्थ्य औषधि दिखाई दी। उसने इसे अपने घाव पर छिड़क दिया। लेवल 1 खिलाड़ी के बुनियादी स्वास्थ्य के साथ उसका स्वास्थ्य जल्दी से पूर्ण हो गया। प्रारंभ में उनकी सूची में 10 स्वास्थ्य औषधि थी। स्वास्थ्य औषधि केवल कोर के साथ एनपीसी से खरीदी जा सकती है। यदि उसने 10 स्वास्थ्य औषधि बर्बाद कर दी और फिर भी राक्षसों को मारने से सिक्के प्राप्त नहीं कर सका, तो ये काफी दुखद होगा यदि वह स्वास्थ्य औषधि का खर्च नहीं उठा सकता है। अचानक उसके सामने एक संदेश आया। क्या आप फॉलन होली ब्लैक कैट से पार्टी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं? मयंक भाटिया एक पल के लिए झिझके। इस समय हत्सुने ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, नए एकल खिलाड़ियों के लिए स्तर बढ़ाते समय मरना बहुत आसान है। आखिरकार यदि आप लकवाग्रस्त या स्तब्ध हो जाते हैं तो आप केवल राक्षसों के हमलों को ही रोक सकते हैं। बड़े भाई, आप पहले एक पार्टी बना सकते हैं। एक बार जब आप खेल से परिचित हो जाते हैं तो आप अकेले जा सकते हैं। ठीक है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और सीधे स्वीकार पर क्लिक किया।
पार्टी में काली बिल्ली का नाजुक चेहरा दिखाई दिया। इसी समय काली बिल्ली ने आगे बढ़कर मयंक भाटिया की ओर देखा। वो एक पल के लिए झिझकी और पूछा, क्षमा करें, आपने जंगली सुअर के पीछे से उस ब्यू का उपयोग कैसे किया? यह वाक्य सुनकर मयंक भाटिया पूरी तरह से अवाक रह गए। ब्यू, ये किस तरह की संज्ञा है? लेकिन ये एक क्रिया की तरह नहीं लगता, है ना? लेकिन जंगली सुअर के पीछे से ब्यू क्या है? ये एक तलवार कौशल है, एक कौशल जिसे हर कोई सीख सकता है। कौशल सीखने के बाद राक्षसों के खिलाफ जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तलवार कौशल। काली बिल्ली दंग रह गई। उसने अपना सिर नीचे किया और कौशल की तलाश की। उसने कौशल पर क्लिक किया और बंदूक के बुनियादी कौशल को सीखा। वो राक्षसों को मारने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय उसने लंबा भाला पकड़ लिया और किनारे पर अभ्यास किया। हालांकि काली बिल्ली के पास उसे याद दिलाने के लिए सिस्टम परी हत्सुने को धक्का देने के लिए प्यारा और आसान नहीं था। वो थोड़े समय में तलवार कौशल की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकी। मुझे थोड़ी भूख लगी है। मयंक भाटिया ने उसकी भूख को देखा। ये पहले से ही आधे से भी कम था। उसने अपनी सूची में सुअर के मांस को देखा और पूछा, हत्सुने, मैं भोजन कैसे बनाऊं? काली बिल्ली, हमेशा अपने भाले कौशल का उपयोग न करें। राक्षस के हमलों से बचने के लिए अपनी फुर्तीली सजगता और जिगजैगिंग का उपयोग करें। साथ ही अपने दिमाग में तलवार कौशल के बारे में सोचें और राक्षस को मारने के लिए संबंधित चालों को निष्पादित करें। जंगल में मयंक भाटिया झाड़ियों से हरी मिर्च की कटाई कर रहा था। कभी कभी वो काली बिल्ली को याद दिलाने के लिए अपना सिर घुमाता था, जो वाइल्ड वुल्फ के लैक्रेशन प्रभाव से पीड़ित थी और जिसका एचपी तेजी से गिर रहा था, जिससे वो अपना भाला बेतरतीब ढंग से घुमा रही थी। दरअसल मयंक भाटिया, जिन्होंने अभी अभी कुछ जंगली सुअरों को मारा था, ने देखा कि लेवलिंग एरिया में कई नए खिलाड़ी थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को उनकी पहली लड़ाई के बाद जंगली सुअरों द्वारा वापस भेज दिया गया था। केवल कुछ खिलाड़ी जो एक दूसरे के साथ मिलकर बने थे, जीवित रहने में कामयाब रहे। समतल क्षेत्र के किनारे पर बहुत सारे राक्षस नहीं थे। यहां तक कि शुरुआती जंगली सुअरों के लिए लोगों के लड़ने के मामले भी थे। इसलिए अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए मयंक भाटिया ने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए अकेले जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, टीम में एक काली बिल्ली ने उसके जाने पर ध्यान दिया और स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। अब काली बिल्ली जंगल में जंगली भेड़ियों के हमलों को रोकने में उसकी मदद कर रही थी, जबकि वो झाड़ियों से हरी मिर्च इकट्ठा कर रहा था। इस खेल में तलवार कौशल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार सामान्य हमले धीमे होते थे और उनमें कौशल का समर्थन नहीं होता था, इसलिए राक्षसों से निपटना मुश्किल था। हालांकि एक बार जब कोई खिलाड़ी इस तरह की लड़ाई शैली से परिचित हो जाता है, तो वे दुश्मन को लुगदी तक हराने के लिए तलवार कौशल और सामान्य हमलों के संयोजन पर भरोसा कर सकते हैं। लगातार छुरा घूमपने का हमला। मयंक भाटिया ने हरी मिर्च इकट्ठा करना समाप्त करने के बाद उसके पीछे से एक चिल्लाहट आई। वो मुड़ा और देखा कि काली बिल्ली अपने शरीर के बीच में भाला पकड़े हुए है। उसके हाथ में भाले से शुद्ध सफेद रोशनी निकल रही थी। भाले की नुकीली नोक आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदों की तरह थी, क्योंकि उसने अपने सामने जंगली भेड़िए को हिंसक रूप से छेद दिया था। इसने सिस्टम के फैसले को आगे बढ़ाया। भाले से सिर छेदे हुए जंगली भेड़िए को देखकर मयंक भाटिया मन ही मन हैरान रह गया, जिसके बारे में बोलते हुए ब्लैक कैट की गेमिंग प्रतिभा वास्तव में मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक कैट की तलवार कौशल की वर्तमान समझ अपनी स्थिति के अलावा पहले से ही उसके खिलाफ लड़ सकती है, जो स्तर 2 पर था। जंगली भेड़िया बिखर गया और उसके नीचे का अनुभव बार थोड़ा बढ़ गया।
दो व्यक्ति टीम में दो लोग अनुभव और लाभ साझा कर सकते हैं। इसलिए जब काली बिल्ली ने राक्षस को मार डाला तो मयंक भाटिया को भी अनुभव मिला। तो ये दुनिया का एकमात्र वीआर गेम है जिसने सीमाओं को तोड़ दिया है। काली बिल्ली ने जंगली भेड़िए को देखा जो झाड़ियों से बाहर कूद गया और एनीमे की रानी की तरह अहंकार से हंस पड़ा। इस तरह के चुनिब्यू स्वर को सुनकर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन चेहरे को छोड़ दिया। इस समय हत्सुने ने मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रो, हालांकि वाइल्ड वुल्फ एक लेवल 1 राक्षस है, इसकी प्रतिक्रिया की गति जंगली सुअर की तुलना में बहुत तेज है। ये लड़की जंगली भेड़िए को आसानी से मार सकती है। ये कहा जा सकता है कि वो खेल में बहुत प्रतिभाशाली है। भविष्य में यदि आप उसके साथ टीम बनाते हैं तो आपकी लेवलिंग गति बहुत बढ़ जाएगी। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। जब वह खेल खेलता था तो उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वह स्कूल के गेमिंग विभाग में उन पेशेवर गेमर्स की तरह नहीं था जिन्हें लुसियन कहा जाता था, जो अवकाश के लिए गेम खेलते थे। बड़े भाई, वहां पर टमाटर है। हत्सुने की याद सुनकर मयंक भाटिया ने अपना सिर घुमाया और एक नजर डाली। फिर उसने लताओं से 1 दर्जन या उससे अधिक टमाटर तोड़े और उन सभी को अपने बैग में डाल दिया। अब 12 बज रहे थे। मयंक भाटिया ने हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क के लिए सभी सामग्री इकट्ठा कर ली थी। उसने अपने बैग से उनमें से एक हिस्सा निकाला और अपने हाथ में रख लिया। हत्सुने की ओर देखते हुए उसने पूछा, हत्सुने, मुझे क्या करना चाहिए? इसे मुझ पर छोड़ दो। हत्सुने ने एक खाली जगह पर उड़ान भरी और अपने हाथ फैलाए। फिर उसने जमीन पर एक साफ सफेद कैंपिंग ग्राउंड कपड़ा फैला दिया। फिर मयंक भाटिया की हैरान निगाहों के नीचे उसने बर्तन और धूपदान जैसे खाना पकाने के बर्तन निकाले और उन्हें आग लगा दी। वो मुस्कुराई और बोली, बिग भाई, खेल में सामान्य रसोइयों को इस प्रकार के खाना पकाने के बर्तन रखने के लिए रेस्तरां या अपने घर जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां मेरे साथ आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे बैग में कुछ बर्तन रखे हुए हैं ताकि आप खाना बना सके। निश्चित रूप से काली बिल्ली को कोई संदेह नहीं था। च्युइन के पैकिंग समाप्त करने के बाद मयंक भाटिया अपनी पीठ पर तलवार लेकर खड़े हो गए। उसने मुड़कर कहा, देर हो रही है, मैं ऑफलाइन होने के लिए शहर वापस जा रहा हूं। वर्तमान में मयंक भाटिया और ब्लैक कैट एक समतल क्षेत्र में थे। लॉगआउट वर्ण किसी के नियंत्रण में नहीं थे, इसलिए यदि वे इस क्षेत्र में लॉग आउट करते हैं तो ये बहुत संभावना थी कि उन पर हमला किया जाएगा। शहर में वापस लॉग आउट करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। काली बिल्ली ने मयंक भाटिया के सुझाव को ठुकराया नहीं। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं भी ऑफलाइन हो जाऊंगा। मुझे अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाने के लिए कल सुबह जल्दी उठना है। क्या संयोग है, मुझे अपनी बहन के लिए खाना बनाने के लिए भी जल्दी उठना होगा। मयंक भाटिया का चेहरा फड़क गया, लेकिन उन्होंने जोर से कुछ नहीं कहा। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि वह ब्लैक कैट नामक इस लड़की के साथ बातचीत शुरू करने का बहाना ढूंढ रहा था। इस समय गेम सिस्टम से एक अधिसूचना सुनाई दी। क्या आप ब्लैक कैट के मित्र अनुरोध को स्वीकार करते हैं? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि काली बिल्ली उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। एक पल की झिझक के बाद उसने स्वीकार कर लिया। लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की और उसके नाजुक चेहरे पर तिल उसकी फ्रेंड लिस्ट में दिखाई दी। दूसरी दुनिया में खाद्य आपूर्ति स्थान बनाने के लिए सिस्टम की खोज को पूरा करने के लिए उसे अपना स्तर और ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। ब्लैक कैट खेल में काफी प्रतिभाशाली थी और थोड़ी चुनिब्यू होने के अलावा उसके पास कोई अन्य बुरी आदत नहीं थी। उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद मयंक भाटिया और काली बिल्ली ने उसी रास्ते से लेवलिंग एरिया में वापस आ गए। सच में टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल थे जिनका उपयोग शहर में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए कीमत बहुत महंगी थी। कुछ गणनाएं करने के बाद
वो पहले ही 45 स्कोर अर्जित कर चुका था। खेल के शुरुआती दौर में उन्हें करोड़पति माना जा सकता था। हालांकि इसमें कुछ समय लगा, फिर भी उनका नाम लेवल लीडर बोर्ड पर नंबर 1 था। हालांकि मयंक भाटिया इससे ज्यादा खुश नहीं थे। वह जानता था कि जब वो कल ऑनलाइन आएगा तो स्तर का लीडर बोर्ड गिर जाएगा। आखिरकार उनके पास एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में उतना समय नहीं था। हालांकि फिलहाल किसी को भी पहले स्तर पर अंतिम बॉस का स्थान नहीं पता था। कुछ ही दिनों में कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। केवल च्विन को ही वास्तविक स्थान पता था और उसने मयंक भाटिया को बताया कि बॉस 6ठे स्तर पर है। इसलिए उसे बस इतना करना था कि धीरे धीरे स्तर बढ़ाना था और ब्लैक कैट को खोजने और बॉस को हराने का तरीका निकालने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना था। ब्लैक कैट के ऑफलाइन होने के बाद हत्सुने मयंक भाटिया के कंधे पर उतरे और उन्हें मुस्कुराते हुए याद दिलाया, बड़े भाई, जब आप वापस जाएं तो अपने लिए वीबो अकाउंट बनाना न भूलें। इसके अलावा एसओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और तलवार कौशल के बारे में एक पोस्ट बनाएं। जब आपके वीबो के एक निश्चित संख्या में अनुयायी और प्रशंसक होते हैं तो फंतासी प्रणाली आपको फंतासी अंक और लॉटरी प्रतिभाओं से पुरस्कृत करेगी। प्रशंसकों को पुरस्कृत किया जा सकता है। मयंक भाटिया हैरान रह गए। उन्होंने हमेशा सोचा था कि फंतासी बिंदुओं को पुरस्कृत करने का एकमात्र तरीका सिस्टम की खोज के माध्यम से था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रशंसक फैंटेसी पॉइंट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। बेशक, मैं यहां एक चौतरफा बड़ा भाई बनाने के लिए हूं, इसलिए प्रशंसक स्वाभाविक रूप से मायने रखते हैं। हत्सुने मुस्कुराया, मैं समझता हूं। मयंक भाटिया को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसों में इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली और मददगार छोटी बहन का होना बहुत अच्छा था। चूंकि आधी रात हो चुकी थी और उन्हें कल भी कुछ करना है, इसलिए मयंक भाटिया अपनी ट्रेनिंग जारी नहीं रख सके। उन्होंने हत्सुने को अलविदा कहा और खेल से बाहर हो गए। मयंक भाटिया ने अपने ट्वाइलाइट मुंडेन अकाउंट से गेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक पोस्ट बनाई। खिलाड़ी ट्वाइलाइट मुंडेन, लीडर बोर्ड पर नंबर 1। सभी नए खिलाड़ियों के लिए एक पोस्ट। राक्षसों को मारते समय आप राक्षसों के हमलों से बचने के लिए अपनी स्थिति पर भरोसा कर सकते हैं और राक्षसों पर हमला करने के लिए अपने तलवार कौशल का उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में एक हाथ वाली तलवार के ऊपरी स्लैश को लें। जिन खिलाड़ियों ने वो वन हैंडेड स्ट्रेट स्वॉर्ड स्किल उस सीखा था और स्वॉर्ड स्किल लिस्ट में अपर स्लैश का चयन किया था, उन्हें केवल शुरुआती गति बनाते समय इस कौशल के बारे में सोचने की जरूरत थी। फिर सिस्टम स्वचालित रूप से खिलाड़ी को स्लैश करने और राक्षस को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने में मदद करेगा। तो आप खेल के शुरुआती चरणों में राक्षसों को प्रभावी ढंग से मारने के लिए अपने तलवार कौशल पर भरोसा कर सकते हैं। अगला 2 प्रकार के राक्षसों का विश्लेषण है जिनका मैंने अब तक सामना किया है। वास्तव में इस पोस्ट के मुख्य बिंदु तलवार कौशल के उपयोग, सुअर की चक्कर लगाने, जंगली भेड़िए की चपलता और उसके हमलों के फटने के प्रभाव के बारे में थे। हालांकि केवल कुछ बिंदु थे, वे एसओ के शुरुआती चरणों में बहुत उपयोगी थे। पोस्ट करने के बाद मयंक भाटिया ने अपने गेम अकाउंट को वीबो से कनेक्ट किया। इस तरह यदि कोई उसके गेम अकाउंट का अनुसरण करता है तो वे उसी समय अपने वीबो को अपडेट करने में सक्षम होंगे। ये सब करने के बाद मयंक भाटिया ने नहा लिया और बाथरूम से आराम करने के लिए बाहर चले गए। आखिरकार कल भी बहुत सी चीजें करनी थी, जैसे कि खेल विभाग का पाठ और मायरा की सामग्री जिसे उसे पूरा करने की आवश्यकता थी। हालांकि जैसे ही वो बिस्तर पर वापस गया, उसका फोन वाइब्रेट हो गया। मयंक भाटिया ने अपना फोन अनलॉक किया और सर्वेश मेहरा का एक मैसेज देखा। मयंक भाटिया, क्या आप आज ऑनलाइन हैं? एसओ वास्तव में सबसे मजेदार खेल है जिसे मैंने कभी खेला है। मयंक भाटिया ने जम्हाई ली। वास्तव में एक लोकप्रिय अपलोडर के रूप में सर्वेश मेहरा एक अनुभवी कृषक भी थे।
उन्हें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सर्वेश मेहरा इतनी देर रात उन्हें संदेश भेजेंगे। उसने अपना फोन निकाला और जवाब दिया, सर्वर खुलने के बाद से मैं ऑनलाइन हूं। वास्तव में? तो फिर आपने अभी तक राक्षसों को मारना नहीं सीखा है ना? वास्तव में मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आया। आइए आपको ताजा खबर बताते हैं। मैंने अभी अभी स्वर्गीय लीडर बोर्ड ट्वाइलाइट मॉर्टल से पोस्ट देखी और मैंने अभी अभी सीखा कि तलवार कौशल का उपयोग कैसे करें। मैंने अभी अभी खेल में एक राक्षस को मार डाला है और ये पहले स्तर का 10% है। यदि आपके पास समय हो तो आप देख सकते हैं। इस बिंदु पर हत्सुने ये जोड़ना नहीं भूले, ओ ठीक है बड़े भाई, खेल में और वास्तविक जीवन में सामग्री एक दूसरे के अनुरूप है। जब बिग ब्रो खेल में अधिक खाना पकाने लगेगा तो वास्तविक जीवन में आपकी खाना पकाने की दक्षता धीरे धीरे बढ़ेगी। एकदम बढ़िया। मयंक भाटिया को बाहर खाना पकाने की जिंदगी से सुखद आश्चर्य हुआ, जो एक कैंपिंग ट्रिप की तरह था। ये ऐसा था जैसे हत्सुने के साथ वो वास्तव में खेल में एक धोखेबाज की तरह था। अच्छा, क्या धोखेबाज? ये मेरा सिस्टम है। मैं वास्तविक जीवन में भी धोखा दे रहा हूं। ठीक है। हत्सुने द्वारा आग लगाने के बाद मयंक भाटिया ने कीमा बनाया हुआ पहाड़ी सूअर का मांस काटना शुरू कर दिया। खेल में ऑपरेशन अपेक्षाकृत सरल है। इसके लिए वास्तविक जीवन की तरह कई जटिल चरणों की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन भी अपेक्षाकृत साफ है। जब तक आप संबंधित सामग्री जोड़ते हैं, तब तक आप अपना मनचाहा भोजन बना सकते हैं। कुछ ही समय बाद उनके कुशल कौशल के तहत हरी मिर्च के साथ सुगंधित कटा हुआ सूअर का मांस की एक बड़ी प्लेट तैयार थी। आप वास्तव में खाना बना रहे हैं? ब्लैक कैट, जिसने कुछ जंगली भेड़ियों को मार डाला था, ने अचानक अपने पीछे की सुगंध को सूंघा। उसने पीछे मुड़कर देखा और हरी मिर्च के साथ कटे हुए सूअर के मांस की प्लेट देखी, जिसे मयंक भाटिया ने जमीन के कपड़े पर रखा था। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी लार को निगल सकती थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। ट्वाइलाइट मॉर्टल में इस खिलाड़ी द्वारा बनाई गई हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस बहुत स्वादिष्ट था। भले ही वो अक्सर घर पर खाना बनाती थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस का स्वाद आजमाना चाहती थी। बस इसे सूंघकर ब्लैक कैट ने महसूस किया कि खेल में हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस उसके द्वारा बनाए गए सूअर से बेहतर लग रहा था। हालांकि वो अभी भी विश्वास नहीं कर रही थी कि खेल में भोजन वास्तविक जीवन में भोजन से बेहतर हो सकता है। मयंक भाटिया द्वारा बनाई गई हरी मिर्च के साथ कटे हुए सूअर के मांस को सूंघते हुए ब्लैक कैट का पेट मदद नहीं कर सका, लेकिन गुर्राया। उसे अचानक भूख लगी। यहां मयंक भाटिया ने आधी प्लेट ब्लैक कैट को दी और उसे एक जोड़ी चॉपस्टिक दी। ब्लैक कैट ने अभी अभी कुछ राक्षसों को मार डाला था और वे दोनों एक टीम में थे। खेल में भूख लगना भूख में कमी माना जाता था। खाना न खाना बहुत असहज होगा और लड़ाई को प्रभावित करेगा, इसलिए प्लेट का आधा हिस्सा ब्लैक कैट को देना ठीक था। हालांकि मयंक भाटिया ने अपनी भूख भरने के बाद इस बार ऑफलाइन होने की योजना बनाई। आखिरकार वो सिर्फ एक इत्मीनान से अमर कृषक था। पहले से ही 12 बजे थे और उसे अभी भी कल स्कूल जाना था, ये देखने के लिए कि क्या उसकी सामग्री मायरा को आकर्षित करने के लिए उसके घर आने के लिए तैयार थी। ओ धन्यवाद। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस की आधी प्लेट, जिसे मयंक भाटिया ने धक्का दिया था, उसे देखकर ब्लैक कैट थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा एक बेहोश ब्लश से ढका हुआ था, क्योंकि उसने उसे धन्यवाद दिया था। उसने चॉपस्टिक उठाई और कटा हुआ सूअर का मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। थोड़ा मसालेदार और मीठा टमाटर का स्वाद उसके मुंह में खिल गया और मसालेदार स्वाद ने उसे एक नरम आह ध्वनि दी। ब्लैक कैट पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वो ये जानकर हैरान रह गई कि हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस की ये प्लेट वास्तविक जीवन में बनाई गई प्लेट से कई गुना बेहतर थी। हालांकि खेल में भोजन में वास्तविक जीवन में कोई पुनः पूर्ति नहीं थी,
फिर भी वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चॉपस्टिक उठा सकती थी और जल्दी से खा सकती थी। धीरे धीरे ब्लैक कैट का चेहरा लाल हो गया और उसने हांफने की एक श्रृंखला छोड़ दी। तो क्या खेल में लोगों को नशीली दवा देना संभव था? ब्लैक कैट के तमतमाल चेहरे को देखकर मयंक भाटिया का चेहरा लाल हो गया, जिसके बारे में बोलते हुए ये काफी बुरा था कि उसने वास्तविक जीवन में एक लड़की को नशीला पदार्थ दिया, लेकिन फिर भी उसे खेल में ऐसा करना पड़ा। क्या पाप है? मैं वास्तव में उसकी कराहना सुनने का मतलब नहीं था। मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गया। खेल में सामग्री वास्तविक जीवन की तुलना में बहुत ताजा थी, और इस बार उन्होंने जो खाना बनाया वो वास्तविक जीवन की तुलना में 5 अंक बेहतर था। आओ और एक अलग दुनिया में पेटू बनो, युवक। खेल की दुनिया में अपना खुद का रेस्तरां खोले और 10,000 कोर कमाएं। 2 फंतासी अंक प्राप्त करें। प्रथम चरण क्वेस्ट। वहीं मयंक भाटिया के दिमाग में एक नई फैंटेसी क्वेस्ट उभर कर सामने आई। मयंक भाटिया हैरान हुए बिना नहीं रह सके। ये खोज उसे इस खेल में लड़ने के तरीके की याद दिला रही थी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेल में एक रेस्तरां खोल सकता है और पैसे के लिए बेचने के लिए एनपीसी को किराए पर ले सकता है? जब उसे सामग्री की आवश्यकता होती है तो वह राक्षसों का शिकार करने के लिए भूल भुलैया क्षेत्र और प्रशिक्षण क्षेत्र में जा सकता है। उन दोनों के खाने के बाद उनके हंगर पॉइंट्स वापस पूर्ण हो गए थे। हत्सुने मयंक भाटिया के कंधे से नीचे उतरी और लगन से प्लेटों को अपने बैग में रख लिया। वो मुस्कुराई और बोली, बड़े भाई, जब आप लोग ऑफलाइन हो जाएंगे तो मैं प्लेटें साफ कर दूंगी। धन्यवाद, हत्सुने। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन हत्सुने के सिर को थपथपाया और उसकी प्रशंसा की। ये कोई परेशानी नहीं है, बड़े भाई। मेरे पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है। प्लेटें रखने वाले हत्सुने को देखकर ब्लैक कैट, जो जमीन पर घुटने टेक रही थी, ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। फैन चेन, ये तुम्हारी योगिनी है। जैसा कि मयंक भाटिया का इन गेम नाम 4 शब्द था, ब्लैक कैट ने इसे सरल बनाया और उसे फैन चेन कहा। जहां तक मयंक भाटिया की बात है तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ब्लैक कैट के नाम के सामने से आने वाले 3 शब्दों को हटा दिया और आदतन इस भाला चलाने वाली लड़की को ब्लैक कैट कहा। हाँ, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। वास्तव में अन्य लोग हत्सुने को देख सकते थे, लेकिन वे हत्सुने के सिस्टम फंक्शन का पता नहीं लगा सके। ब्लैक कैट की नजर में वो सोचती थी कि हत्सुने मयंक भाटिया को मयंक भाटिया के बैग में प्लेटें डालने में मदद कर रही है। हालांकि उसे नहीं पता होगा कि ये हत्सुने के अपने बैकपैक के कारण था। आपको ये योगिनी कैसे मिली? पूरे सर्वर में सबसे पहले स्तर बढ़ाने का इनाम। मयंक भाटिया को बिना शर्माए ये वाक्य कहते देखकर हत्सुने ने अपनी हंसी रोक ली। मयंक भाटिया ने नहीं सोचा था कि वह ब्लैक कैट से झूठ बोल रहे हैं। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि दूसरों को सिस्टम के बारे में बताए। आखिरकार अधिकारियों ने उन्हें इस खेल के लिए कोई गाइड नहीं दिया। उसे बस एक यादृच्छिक कारण बनाना था और लोग उस पर विश्वास करेंगे। ओह! इस मैसेज में सर्वेश मेहरा के अनसुलझे उत्साह को देखकर मयंक भाटिया दिल में हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि जो लोग खेल के शुरुआती चरणों में राक्षसों को मारना नहीं जानते थे, उन्होंने पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट पर ध्यान दिया है और इससे उन्हें बहुत मदद भी मिली। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने जवाब दिया, क्या ऐसा है? फिर मैं बाद में ट्वाइलाइट मॉर्टल की पोस्ट पर एक नजर डालूंगा। सर्वेश मेहरा, हाँ, मैं इसे पहले ही समझ चुका हूं। अगर आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और दिन ऊपर ले जाऊंगा। एकदम बढ़िया। मयंक भाटिया हंस पड़े। सर्वेश मेहरा, आपका स्वागत है। मैं पहले जा रहा हूं। आप अभी भी रात के इस समय खेती कर रहे हैं? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा। सर्वेश मेहरा, नहीं, मैं ट्वाइलाइट मॉर्टल की पोस्ट को अपने मंच के शीर्ष पर धकेलने जा रहा हूं। मैं उसकी पोस्ट नहीं चुरा रहा हूं, मैं सिर्फ उसके लिंक की नकल कर रहा हूं।
यदि कोई इस पर क्लिक करता है तो उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट दिखाई देगी और मैं नीचे एसओ के गेम प्ले अनुभव के बारे में भी लिखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मयंक भाटिया एक पल के लिए अवाक रह गए। वो इतनी जल्दी खुद को बेनकाब नहीं करना चाहता था। जवाब देने से पहले वह एक पल के लिए झिझके। मैं कह रहा हूं कि एक लोकप्रिय एसईजी ब्लॉगर के रूप में आप वास्तव में अपने काम के लिए समर्पित हैं। आप अभी भी रात के इस समय साओ के गेम प्ले अनुभव को अपडेट कर रहे हैं। ये वही है जो एक समर्पित अपलोडर को करना चाहिए। मैं पाठकों को आपकी त्वरण की दुनिया की सिफारिश करूंगा जब ये प्रकाशित होगा। धन्यवाद। ये सुनकर मयंक भाटिया खुश हो गए। सर्वेश मेहरा, मायरा और डेंकी की सिफारिश के साथ वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन का पहला खंड कैसे बेचा जाएगा। अगले दिन जब सूरज उगाया तो मयंक भाटिया बिस्तर से उठे और अपने मोबाइल फोन पर एसओ के आधिकारिक फोरम को खोजने लगे। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी पोस्ट को फोरम मॉडरेटर द्वारा शीर्ष पर पिन किया गया था और उनकी पोस्ट पर क्लिक की संख्या रातों रात 1 लाख से अधिक तक पहुंच गई थी। मयंक भाटिया इस बात को लेकर काफी खुश थे। हालांकि एसओ में केवल 50,000 खिलाड़ी थे, लेकिन जो लोग गेम हेलमेट खरीदने का प्रबंधन नहीं कर पाते थे वे आधिकारिक मंच पर ध्यान दे रहे थे। एसओ की लोकप्रियता के साथ न केवल खिलाड़ी बल्कि प्रमुख मीडिया और अन्य गेम कंपनियां भी इस पर पूरा ध्यान दे रही थी। मयंक भाटिया की पोस्ट का शीर्षक लीडर बोर्ड पर नंबर 1 था, इसलिए इसे पोस्ट करते ही इसने अधिकांश खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। पोस्ट में सभी ने अच्छी टिप्पणियां की। कुछ कीबोर्ड योद्धाओं के अलावा मयंक भाटिया ने इसे हंसते हुए उड़ा दिया। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोस्ट करने के लिए उसका मकसद क्या था। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो बाहर कूदेंगे और व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला करेंगे। वास्तव में खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट की सामग्री को ध्यान से पढ़ने और एसओ की लड़ाई शैली से परिचित होने के बाद कई खिलाड़ियों ने इसे आजमाने के लिए तुरंत गेम में लॉगिन किया। नतीजतन उन्होंने पाया कि मयंक भाटिया की रणनीति बहुत उपयोगी थी। कम से कम तलवार कौशल से खुद को परिचित करने के बाद उन्हें पहले की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा, जहां वे राक्षसों को मारने के लिए खुशी खुशी टीम बना रहे थे। वहीं मयंक भाटिया की पोस्ट भी कई अपलोडर्स की सामग्री बन गई। केवल एक रात में यहां तक कि एसीजी खिलाड़ी जिन्होंने कभी ऐसा नहीं खेला था उन्होंने भी एसओ में स्तर 2 तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी ट्वाइलाइट मुंडेन के नाम के बारे में सुना। कुछ लोगों ने सीधे तौर पर ट्वाइलाइट मुंडेन को खेल में दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भी स्थान दिया। अडिग नंबर 1 खिलाड़ी ब्लैंक नामक खिलाड़ी था। हालांकि मयंक भाटिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनकी याद में एसओ में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था। जहां तक खेल के शीर्ष 10 खिलाड़ियों की बात है, मयंक भाटिया ये जानकर हैरान रह गए कि पुणे नाम की एक फॉलन होली ब्लैक कैट है। क्या ये व्यक्ति मेरा दोस्त पुणे है? हालांकि मयंक भाटिया ने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार एक बार जब कोई खिलाड़ी खेल में प्रसिद्ध हो जाता है तो कोई उनके नाम की नकल करता है और ये कहना मुश्किल था कि 2 काली बिल्लियों में से कौन सी असली थी। पोस्ट की लोकप्रियता के कारण मयंक भाटिया ने अपना वीबो खोला और ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस पोस्ट की वजह से उनके वीबो के 30,000 से अधिक फॉलोअर्स थे और हर बार जब वह इसे रिफ्रेश करते थे तो ये लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि कुछ अमीर लोगों ने सीधे पद को पुरस्कृत किया। सिर्फ एक रात में उन्होंने इस पद पर भरोसा करके 1 लाख रुपए से अधिक कमाए थे। क्योंकि वेबसाइट ने इनाम का 50% हिस्सा लिया, मयंक भाटिया को भी 50,000 रुपए मिले। हालांकि ये पेटू रेस्तरां जितना नहीं था, लेकिन ये उसके जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त था। कम से कम इस पोस्ट और कल रात को समतल करने के साथ उन्हें मुफ्त में गेम हेलमेट खरीदने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि मयंक भाटिया को पता था कि ये पोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही चलेगी।
3 दिन बाद ज्यादातर खिलाड़ियों को फाइटिंग स्टाइल की आदत हो जाएगी और ये पोस्ट बेकार हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द एक नई रणनीति के साथ आना था। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और अपनी बहन के लिए खाना बनाने लगा। नामकीन सेवियन नूडल्स के 2 कटोरे तैयार थे और उसने एक कटोरा खाया और दूसरा कटोरा दरवाजे पर रख दिया। उसने मायरा का दरवाजा खटखटाया और उसे याद दिलाया, मायरा, मैं स्कूल जा रहा हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और इससे मयंक भाटिया के सिरदर्द होने लगा। मायरा मिडिल स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी और वह भविष्य में ज्ञान को नहीं समझ पाएगी। अगर वह जीवन भर अपने कमरे में रहती है तो वह एक प्राकृतिक एयरहेड बन सकती है। ऐसा लग रहा था कि उसे मायरा को जल्द से जल्द बहादुर बनाने की जरूरत है। लानत है, अकुया, अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो ये ठीक है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सुबह मयंक भाटिया, पेटू विभाग के सुंदर प्रमुख, हमेशा की तरह शाहबलूत के रंग के लंबे सीधे बाल थे जो हवा में लहराते थे। उसने एक सफेद स्कूल वर्दी पहनी हुई थी और एक सफेद छोटी स्कर्ट जो उसके आकर्षक फिगर को रेखांकित करती थी। युवा और सुंदर आशना पेटू विभाग की खिड़की के सामने खड़ी थी। जब उसने मयंक भाटिया को अंदर आते देखा तो वो मुड़ी और उसके नाजुक चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। संयोग से एक हल्की हवा चली और एक पल में आशना को ऐसा लगा कि वह बाहर बिखरे हुए चेरी के फूलों के साथ विलीन हो गई है। ये एक सुंदर दृश्य था। हालांकि मयंक भाटिया ने इस तरह के खूबसूरत दृश्य को नोटिस नहीं किया और उनकी नजर तुरंत आशना के सीने पर रुक गई। ऐसा लगता है कि यह आकार ब्लैक स्नो गर्ल के समान है ना? ये सही है। मयंक भाटिया ब्लैक स्नो गर्ल के लिए जिस सामग्री की तलाश कर रहे थे वो जैस्मीन एयर थी। मयंक भाटिया के नजरिए से देखें तो हेयर कलर में अंतर के अलावा दोनों के बीच समानता काफी ज्यादा थी। अगर जैस्मिन एयर एक शुद्ध सफेद पोशाक थी तो ब्लैक स्नो गर्ल एक काली राजकुमारी थी। काले रंग की ड्रेस पहने हुए असुना काफी दिलचस्प लग रही है। ब्लैक स्नो गर्ल की सामग्री के रूप में आशना के साथ मायरा के उत्कृष्ट ड्राइंग कौशल के साथ वह निश्चित रूप से असली ब्लैक स्नो गर्ल को आकर्षित कर सकता था। मयंक भाटिया ने मुट्ठियां भींच ली और सिर उठाया। ये तुम हो, मेरी खूबसूरत ब्लैक स्नो गर्ल की सामग्री। मयंक भाटिया की आंखों में जुनून को भांपते हुए जैस्मीन एयर मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य से एक शर्मीली चीख निकली। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती ढक ली, लाल चेहरे से मयंक भाटिया की ओर देखा और गुस्से और लजाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? मयंक भाटिया। जैस्मीन एयर की बातें सुनकर मयंक भाटिया अपने होश में आ गए और मदद नहीं कर सके, लेकिन शर्मा गए और जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली। सच कहूं तो इस तरह की लड़की को देखकर यह पहले से ही बहुत अच्छा था अगर लड़की ने उसे एक विकृत के रूप में नहीं सोचा या अगर आशना ने उसे सीधे मेज पर प्लेट से नहीं मारा। आशना की आंखों में सतर्कता महसूस करते हुए मयंक भाटिया थोड़ा अवाक था। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा वास्तव में इस तरह का लुक दिखाने का मतलब नहीं था। 2 बार खांसने के बाद मयंक भाटिया ने आशना से अजीब तरह से पूछा, आयर, क्या आपके पास स्कूल के बाद समय है? स्कूल के बाद? क्या बात? मयंक भाटिया को चलते हुए देखकर जैस्मीन एयर अवचेतन रूप से मयंक भाटिया से कुछ कदम दूर चली गई और सतर्क स्वर में पूछा, वास्तव में मैं चाहता हूं। जैसे ही मयंक भाटिया आशना को मायरा के लिए स्रोत सामग्री बनने के लिए कहने की इच्छा व्यक्त करने वाले थे, आशना ने भौहें सिकोड़ ली, मयंक भाटिया के सामने अपना हाथ लहराया और कहा, मत करो, ऐसे मत बनो। क्या? मयंक भाटिया को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। बोलने से पहले आशना इतनी घृणित क्यों लग रही थी? वास्तव में आशना के व्यक्तित्व के बारे में उनकी धारणा के आधार पर उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी टकटकी ने उसे अभी अभी नाराज कर दिया हो?
इस समय जैस्मिन एयर ने मयंक भाटिया की ओर परेशान भाव से देखा और कहा, मयंक भाटिया, वास्तव में जब से मैं इस स्कूल में आई और दूसरी कक्षा में प्रवेश किया, तब से अब तक ऐसे 10 लड़के हैं जिन्होंने मेरे सामने कबूल किया है और मुझे स्कूल के बाद डेट पर जाने के लिए कहा है। खैर, उसने वास्तव में सोचा था कि वो कबूल करने जा रहा है। मयंक भाटिया के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दे रहा था और वो अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया, जिसके बारे में बोलते हुए स्कूल में आशना की लोकप्रियता के साथ उसके लिए अक्सर कबूल किया जाना सामान्य था। इसके अलावा ईमानदार होने के लिए उसके लिए भी जब उसने आशना को देखा तो उसकी भावनाओं को दबाना मुश्किल था। आखिरकार हर कोई सुंदरता से प्यार करता है, लेकिन अब उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो आशना को कबूल कर लेता है तो उसकी प्यारी बहन की देखभाल कौन करेगा? मयंक भाटिया के चेहरे पर भाव देखकर जैस्मिन एयर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मयंक भाटिया, वास्तव में मैं अभी सिर्फ मजाक कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वास्तव में एक गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। मयंक भाटिया, जो मायरा के बारे में सोच रहा था, ने आशना की बातें सुनी और अवचेतन रूप से सिर हिलाया, फिर अचानक ठिठक गया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वो कैसे याद नहीं कर सकता था जब उसकी एक प्रेमिका थी। वो हमेशा एफएफएफ समूह के सदस्य रहे थे और दुनिया के सभी मौजूदा खिलाड़ियों को आत्मविनाश करने की इच्छा रखने का उनका विश्वास सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। क्या आप अभी भी इसे इस तरह के समय में छिपाना चाहते हैं? आशना के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वो धीरे से हंस पड़ी। मैंने पिछले 2 दिनों से आपके और लिली जमेश के बारे में सुना है। पिछली बार चर्च गेट में मैं आप दोनों के बीच संबंधों के बारे में थोड़ा उत्सुक था, इसलिए ये पता चला कि आप इसे मुझसे हमेशा छिपा रहे हैं। हम एक जोड़े हैं। मयंक भाटिया का मुंह खुला हुआ था। स्पष्ट रूप से उनके और लिली जेम्स के बीच कुछ भी नहीं था। तो वे अचानक युगल कब बन गए? ये किसने बताया? ठीक है, वास्तव में स्कूल के सभी छात्र इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप और लिली जमेश परसों कक्षा से कैसे अनुपस्थित थे। अंत में किसी को पता चला कि आप टॉपलेस थे और लिली जमेश को अस्पताल में ले गए। जैस्मिन एयर ने बड़ी बहन के लहजे में कहा, मयंक भाटिया सन, चूंकि आप और लिली जमेश पहले से ही एक जोड़े हैं, तो आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैंने अन्य छात्रों से सुना है कि आप और लिली जमेश कल स्कूल के बाद एक साथ चले गए और बाइक पर डेट पर गए। आशिना, क्या आप जानते हैं, अफवाहें वास्तव में लोगों को मार सकती है। मयंक भाटिया अवाक रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछली बार लिली जमेश को बचाने की घटना इस तथ्य के साथ कि उसे स्कूल के बाद लिली जमेश के साथ गेमिंग विभाग में जाते हुए देखा गया था, वास्तव में लोगों को ये कल्पना करने के लिए प्रेरित करेगा कि वे एक जोड़े थे। क्या ये नैतिकता का पतन था या मानव स्वभाव की विकृति? तार्किक रूप से कहें तो मानव कल्पना वास्तव में डरावनी है। मयंक भाटिया के पास उस दिन हुई हर बात को समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि जैस्मिन एयर उनके घर आ सके। हालांकि मयंक भाटिया ने इस खेल को अपने और लिली जेम्स ने शुद्ध प्रेम खेल के रूप में वर्णित किया। आखिरकार खेल उनके और लिली जेम्स के बीच एक रहस्य था। आशना को इसके बारे में सीधे बताना अच्छा नहीं था। तो ये ऐसा ही है। जैस्मिन एयर ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई। फिर, मयंक भाटिया सान, आपको मुझे बताना होगा कि आप खेल कब बनाते हैं। मैं जा सकता हूं और इसका अनुभव कर सकता हूं। लड़की, उस तरह का खेल आपको एक बिल्कुल नए महाद्वीप की खोज करने देगा। मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। इस तरह के खेल को स्वाभाविक रूप से पेटू विभाग के शुद्ध और निर्दोष प्रमुख के खेलने के लिए बाहर नहीं लाया जा सकता था। हालांकि जब उन्होंने जैस्मिन एयर को ये कहते हुए सुना कि वो गेम खेलना चाहती है, तो मयंक भाटिया ने उत्सुकता से पूछा, एहसान, क्या आपको भी गेम खेलना पसंद है? जब उन्होंने मयंक भाटिया का सवाल सुना, तो जैस्मिन एयर के हाव भाव पहले थोड़े चौंक गए, फिर उनके चेहरे पर एक परेशान भाव चमक उठे। एक पल की चुप्पी के बाद
उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मयंक भाटिया सान न केवल एक अच्छे रसोइया है, बल्कि एक हल्के उपन्यास लेखक भी हैं, जो गेम बना सकते हैं। ओह, क्या ऐसा है? मयंक भाटिया को कोई संदेह नहीं था। आखिरकार असुना की सबसे बड़ी बेटी के रूप में जीत चैंग की पहचान के साथ उसे एक अलग परवरिश मिली। आधुनिक शब्दों में ये कैश इन होगा। वास्तविक जीवन में जिन लोगों के पास बहुत पैसा था, उनके लिए गेम खेलना पसंद नहीं करना सामान्य था। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने पूछा, अय्यर सान, क्या आपके पास स्कूल के बाद समय है? जैसा कि अपेक्षित था। म्यू सान, तुम अभी भी स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? उसने कबूल भी नहीं किया। वह डेट पर कैसे जा सकता है? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अय्यर सान, वास्तव में मेरी बहन मायरा और लिली जमेश दोनों कलाकार हैं, जो मंगा को बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में वे एक महिला प्रधान के बारे में सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत उपयुक्त हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आपके पास स्कूल के बाद समय है? क्या आप मेरी बहन की मदद करने के लिए मेरे घर आ सकते हैं? जैस्मिन अय्यर का चेहरा अचानक लाल हो गया और धीरे से कहा, तो मयंक भाटिया सान मेरी बहन के लिए मंगा मॉडल होने की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मयंक भाटिया को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है और पूछा, अय्यर सान, पिछली बार जब आप सावासान के घर गए थे तो आप पहले से ही एक मंगा मॉडल थे, है ना? पिछली बार ऐसा ही हुआ था। जैस्मिन अय्यर ने सिर हिलाया और कहा, पिछली बार लिली जमेश ने भी मुझे अपने मंगा की महिला प्रधान बनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने लिली जमेश को अपने साथ मंगा खींचते नहीं देखा। ये वाक्य सुनकर मयंक भाटिया का चेहरा हरा हो गया और जैस्मिन अय्यर की ओर देखते ही उनकी आंखें सहानुभूति से भर गई। सच में, लड़की, आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब देवता भी आपको नहीं बचा सकते। क्या कोई समस्या है? मयंक भाटिया के अजीब एक्सप्रेशन को देखकर जैस्मिन अय्यर की आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन सामने आया। कुछ नहीं, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। चूंकि मामला पहले से ही एक निष्कर्ष बन चुका है, इसलिए इसे कहना बेकार है। वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, खैर अय्यर सान, क्या आप स्कूल के बाद मेरे घर आ सकते हैं? जब उन्होंने यह वाक्य कहा तो मयंक भाटिया का दिल अभी भी थोड़ा घबरा गया था। आखिरकार एक लड़की को अपनी पहल पर अपने घर बुलाना लड़की के लिए मुश्किल है। स्कूल की देवी जैस्मिन अय्यर की तो बात ही छोड़ दे। अगर यह मयंक भाटिया की बहन को मंगा मॉडल बनने में मदद करना है तो यह ठीक है। जैस्मिन अय्यर ने अपने होंठ भींचे एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, लेकिन मुझे 7 बजे से पहले घर जाने की जरूरत है। मुझे बहुत देर नहीं हो सकती। घर पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अभी तक नहीं की गई हैं। बस बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, अय्यर सान। यह देखकर कि जैस्मिन अय्यर सहमत हो गई, मयंक भाटिया को सुखद आश्चर्य हुआ। जब तक आशिना मायरा के ड्राइंग कौशल के साथ उसके घर आ सकती थी, तब तक उसे असली ब्लैक स्नो गर्ल को आकर्षित करने में देर नहीं लगेगी और उसकी सिस्टम क्वेस्ट जल्दी से पूरी हो जाएगी। सुबह हमेशा अकेली रहती थी। अधिकांश छात्र नाश्ता करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए खाद्य विभाग अपेक्षाकृत शांत था। क्योंकि आशिना की पहली कक्षा शारीरिक शिक्षा थी, इसलिए वह तैयारी के लिए जल्दी वापस चली गई। उसे खाली भोजन विभाग में अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किस गेम टेक्स्ट का आदान प्रदान करना है। मयंक भाटिया, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, केवल अपना मोबाइल फोन निकाल सकते थे और सुबह सुबह त्वरित दुनिया लिखना जारी रखने की तैयारी कर सकते थे। वैसे भी वो इसे एक रात के आदान प्रदान के बाद लिख सकता था, इसलिए इन 2 दिनों में इसके बारे में सोचने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन इसी समय उसका मोबाइल फोन बज उठा। एकोरस कागोरा एक वीडियो कॉल का अनुरोध करता है। मयंक भाटिया थोड़े स्तब्ध रह गए। अतीत में
उन्होंने और एकोरस कागुरा ने 5 संदेशों के माध्यम से बातचीत की। वो आज अचानक वीडियो कॉल में क्यों बदल गई? क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी पुस्तक के साथ कोई तत्काल समस्या थी? ये सोचकर मयंक भाटिया ने कॉल का जवाब देने में संकोच नहीं किया, लेकिन स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया वह एकोरस कागुरा का चेहरा नहीं था, बल्कि गुलाबी गॉथिक लोली कॉस्ट्यूम पहने एक गोरी लड़की थी। आप शिक्षक गोधूली सांसारिक हैं? विपरीत दिशा में सुंदर लड़की ने स्क्रीन के सामने अपना पूरा निर्दोष और प्यारा चेहरा रखा। मयंक भाटिया को स्क्रीन के सामने एक सजग दृष्टि से देखते हुए संदेह से पूछा। अपरिचित चेहरे ने मयंक भाटिया को थोड़ा चौंका दिया। वास्तव में केवल कुछ ही लोग थे जो जानते थे कि वो त्वरित दुनिया के लेखक थे। कम से कम उनके सामने सुनहरे बालों वाली लोली उनके ज्ञान के दायरे में नहीं थी। लेकिन यह सोचकर कि ये लोली एकोरस कागुरा के नंबर का उपयोग कर रही थी, उसने त्वरित दुनिया की उसकी कुछ पांडुलिपियों को देखा होगा। क्या आप मेरे प्रशंसक हैं? यदि आप हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो मुझे पता दें, मैं हस्ताक्षर करने के बाद आपको मेल करूंगा। मयंक भाटिया मन ही मन खुश थे। एक लेखक के रूप में सबसे अधिक आशा ये थी कि उनकी पुस्तक के वफादार प्रशंसक हो सकते हैं, और उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उनकी पुस्तक प्रकाशित होने से पहले एक प्रशंसक मिल जाएगी। और ये एक गोरा लोली था जिसने 3 साल में बहुत पैसा कमाया। हाँ, मयंक भाटिया की बात सुनकर लड़की की आंखें चौड़ी हो गई। क्या आप पते को उजागर करने से डरते हैं? आजकल के बच्चे बहुत सतर्क रहते हैं। मयंक भाटिया ने खांसते हुए बड़े भाई के लहजे में कहा, तो फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं उस पर साइन करूंगा और फोटो खींचकर आपके ईमेल पर भेज दूंगा। नहीं, मयंक भाटिया को बोलने का मौका दिए बिना बहुत सारे शब्द बोलते हुए देखकर गोरा लोली ने अचानक गुस्से से अपने दांत पीस लिए। मैं यमदा गोबलिन हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीचर ट्वाइलाइट मॉडल इतना छोटा होगा। ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में बात करने के योग्य नहीं हैं, है ना? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन जब वह समझ गया कि उसके सामने सुनहरे बालों वाली लोली लड़की वास्तव में यमदा गोबलिन थी, तो उसका दिल सदमे से भर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डार्क एक्सप्लोसिव फ्लेम फेरी के लेखक, जिसकी 2.2 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी, और प्रकाश उपन्यास की दुनिया में यमादा गोबलिन को बेचने वाले शीर्ष 3 एक गोरा लोली निकला, जो मायरा से ज्यादा उम्र का नहीं दिखता था। वो वास्तव में अद्भुत थी, इतनी कम उम्र में इतनी आकर्षक और कामुक कहानी लिखने में सक्षम होने के लिए। क्या वह यामादा गोबलिन सेंसेई मुझे ढूंढ रहा है? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा। हम्फ, तो बेहतर होगा कि आप मेरी बात स्पष्ट रूप से सुने। यामादा गोबलिन गर्व से मुस्कुराई। मुझे वास्तव में हेरोमान सेंसेई के चित्र पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे हेरोमान सेंसेई दें, ताकि वह केवल मेरे लिए चित्र बना सके, क्योंकि मेरी बिक्री। बिल्कुल नहीं। यमदा गोबलिन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना मयंक भाटिया ने फोन रख दिया। हम्फ, लोली गोबलिन, तुम वास्तव में बहुत भोले हो। आप चाहते हैं कि एक बहन अपनी बहन को आपको दे दे। समय हमेशा अनजाने में बीतता गया और पलक झपकते ही स्कूल खत्म होने का समय हो गया। बाकी दिन अभी भी एक साधारण और सांसारिक जीवन था। कविता अभी भी हमेशा की तरह क्लास में नींद में थी। क्लास के बाद वह या तो अपने मोबाइल फोन से खेलती थी या सो जाती थी। वो अब उस परी की तरह नहीं दिखती थी जो सभी को खुश करना चाहती थी। जहां तक लिली जमेश की बात है, वो स्कूल में एक बिगड़ल बव्वा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थी। समय समय पर वो उसे एक नजर देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो खेल के पाठ के बारे में पूछती थी। ये देखकर कि मयंक भाटिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसने आखिरकार कागज की एक गेंद उसे फेंक दी जब उसके सहपाठी ध्यान नहीं दे रहे थे। खेल के पाठ के बारे में पूछने वाले कागज की गेंद को देखते हुए मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। इतने लंबे समय के बाद वो अभी भी एक गेम टेक्स्ट के बारे में नहीं सोच सकता था जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है
और इस रोमांस गेम प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत सकता है। उनके पास रिनलोरी से वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो पुणे प्रांत जाने से पहले खेल लिखना समाप्त कर देंगे। तभी रिनलोरी ने पूछना बंद कर दिया। उन्होंने अपना वीबो खोला और देखा कि उनके अनुयायी 50,000 से अधिक तक पहुंच गए थे। जब तक वो अगली बार एसओ के लिए एक नई रणनीति तैयार करते हैं, तब तक अनुयायियों की संख्या 1 लाख से अधिक हो जाएगी। उस समय उसे उस दुकान से नए फंतासी अंक इनाम और यादृच्छिक आइटम प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जो हत्सुने ने कहा था। अभी के लिए स्कूल के बाद आशिना को उसके घर लाने का समय आ गया है और मायरा को जैस्मिन एयर की छाती की मदद से असली ब्लैक यूकिम बनाने दिया जाए। एयर सान, कृपया अंदर आए। मयंक भाटिया ने दरवाजा खोला और जैस्मिन एयर से कहा, धन्यवाद। जैस्मिन एयर ने उन्हें धन्यवाद दिया, आगे बढ़ी और अपने जूते उतार दिए। उसने दरवाजे पर चप्पल पहन ली और घर में प्रवेश कर गई। विशाल और उज्जवल लिविंग रूम को देखते हुए जैस्मिन एयर प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मयंक भाटिया सान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने घर को इतनी अच्छी तरह से साफ करेंगे। मेरे पिता एक रेस्तरां के मालिक थे, इसलिए मुझे उनका व्यक्तित्व और आदत विरासत में मिली। मुझे हर दिन घर की सफाई करना पसंद है। मयंक भाटिया ने लापरवाही से खिड़की खोली। आखिरकार घर को हर दिन हवादार करने की जरूरत है। बेशक जब मायरा घर पर थी तो उसने खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है तो वह मायरा की रक्षा कर सकता है। बेशक मयंक भाटिया को घर की सफाई करने की आदत के बारे में पता था। उन्हें अपने पिता का सस्ता घर विरासत में नहीं मिला। ये उनके पूर्ववर्ती की आदत थी कि उन्होंने मायरा की देखभाल की। जब उनके माता पिता का निधन हो गया तो छुट्टी के दौरान उनकी देखभाल की। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मयंक भाटिया एक अच्छे कुक हैं। क्या आपको अपने पिता का खाना पकाने का कौशल विरासत में मिला है? मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। यह सिर्फ इतना हुआ कि वह नहीं जानता था कि अपने पाक कौशल को कैसे समझाया जाए। सौभाग्य से उनका परिवार एक रेस्तरां चलाता था, इसलिए वह इसे छिपाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। वास्तव में इस दुनिया के पिता के पास कुछ खास व्यंजन थे, लेकिन व्यंजन सभी रेस्तरां के कैबिनेट में थे। न तो उनके पूर्ववर्ती और न ही उन्होंने उनका अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने भविष्य में रेस्तरां को फिर से खोलने तक इंतजार करने का फैसला किया। मयंक भाटिया ने मुड़कर फ्रिज से संतरे के जूस की एक बोतल निकाली और आशिना को सौंप दी। तभी ऊपर से खटखट की आवाज आई। जैस्मिन एयर, जो बोलने वाली थी, थोड़ा स्तब्ध थी। वो आवाज क्या है? कुछ नहीं। मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया। वह अब अपने पूर्ववर्ती की फर्श की भाषा के बारे में शिकायत नहीं कर सकता था। वो मोटे तौर पर बता सकता था कि मायरा पूछ रही थी कि उसका भाई खाना क्यों नहीं बना रहा था और उसका भाई किससे बात कर रहा था। अयरसान, 1 मिनट रुको, मैं अपनी बहन को नीचे बुलाता हूं। आशिना की अजीब निगाहों को भांपते हुए मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए और जल्दी से दरवाजा खोला और ऊपर की ओर भाग गया। हालांकि अपने रन के आधे रास्ते में उसका फोन बज उठा। मायरा? फोन पर कॉलर आईडी देखकर मयंक भाटिया थोड़ा दंग रह गए। दरअसल ओरिजिनल और मायरा ने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया था, लेकिन मायरा ने कभी जवाब नहीं दिया जब मूल ने फोन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मायरा इस नंबर को याद रखेगी और उसे कॉल करने की पहल करेगी। उत्तर बटन दबाने के बाद मायरा की आवाज फोन से आई। भाई। मयंक भाटिया, जो दरवाजे पर खड़ा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। मायरा, जब आप पहले से ही घर पर हो तो फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? नहीं। मायरा का रवैया असामान्य रूप से दृढ़ था। अगर मैं कमरा छोड़ दूंगा तो मैं हार जाऊंगी, फिर तुम बस घर पर रहोगे। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी आवाज धीमी कर ली। मायरा, वास्तव में मुझे पहले ही वो सामग्री मिल गई है जो आप ब्लैक स्नो गर्ल के लिए चाहते हैं।
क्या आप नीचे जाकर देखने की योजना नहीं बना रहे हैं? जब उन्होंने ये कहा तो मयंक भाटिया मन ही मन हंस पड़े। जब तक मायरा इस बार बाहर जा सकती है, तब तक दूसरी बार होगा। एक दिन उसका दिल अनजाने में बहादुर हो जाएगा और दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। उनके 3 फैंटेसी पॉइंट उनके हाथ में होंगे और मायरा घर पर स्क्वैटिंग के खिताब से छुटकारा पाने में सक्षम होगी। नहीं, सटीक होने के लिए मायरा पहले से ही घर पर बैठना है। उसे घर पर बैठने के बारे में भी नहीं माना जा सकता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो क्या करूं। क्या मुझसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने घर पर स्क्वैटिंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? 233 यह विश्वविद्यालय वास्तव में अच्छा है। फोन पर मायरा एक पल के लिए चुप हो गई और पूछा, भाई, क्या सामग्री ब्लैक स्नो गर्ल के समान एक सुंदर लड़की है? बेशक, मयंक भाटिया ने दृढ़ता से कहा, यह निश्चित रूप से ब्लैक स्नो गर्ल जितनी खूबसूरत लड़की है। वास्तव में? मायरा की आवाज बहुत उत्साहित लग रही थी। मायरा, क्या तुमने कभी मुझे तुमसे झूठ बोलते देखा है? मयंक भाटिया ने पूछा। वास्तव में आशना को पूरे स्कूल और यहां तक कि हर समाचार रिपोर्टर द्वारा आरईसीटी कंपनी के शीर्ष छात्र के रूप में मान्यता दी गई थी। स्कूल में उसकी अकादमिक रैंकिंग अच्छी थी और वह एक सुशिक्षित सुंदर लड़की थी। चाहे वो उसका दिल हो या उसकी उपस्थिति, वो एक सुंदरता कहलाने के योग्य थी। अगर कोई कहता है कि आशिना एक सुंदरता नहीं थी, तो उसका सिर वास्तव में दरवाजे से निचोड़ा गया था। मायरा, चूंकि ये एक खूबसूरत लड़की है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मयंक भाटिया खुश हो गया। मायरा, क्या तुम बाहर आने के लिए तैयार हो? नहीं, मायरा ने दृढ़ता से कहा। भाई, आप अपना लैपटॉप नीचे ले जाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सामग्री खूबसूरत लड़की का वीडियो। इस बार ये गुर्दे की चुभन है, मेरी बहन। क्या आप ऐसी विधि के बारे में सोच भी सकते हैं? मयंक भाटिया कुछ देर के लिए अवाक रह गए, लेकिन उन्हें शायद मायरा के किरदार का पता चल गया था। हालांकि मायरा उसे एक भाई के रूप में अधिक पसंद करती थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलने पर उसका रवैया बहुत दृढ़ था। अगर मायरा बाहर नहीं आई, तो उसके पास कमरे में वापस जाने, लैपटॉप निकालने और नीचे जाकर लिविंग रूम में टेबल पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैस्मीन एयर ने उस कंप्यूटर को देखा जिसे मयंक भाटिया ने उसके सामने रखा था और वह थोड़ा स्तब्ध रह गई। क्या सिस्टर मायरा नीचे आने को तैयार नहीं है? आप सिस्टर मायरा के चरित्र को जानते हैं, इसलिए मैं केवल सहपाठी एयर को गलत कर सकता हूं। दरअसल मयंक भाटिया ने कार में आशिना को याद दिलाया था और मायरा के कैरेक्टर के बारे में बताया था। अब जब मायरा कमरे से बाहर नहीं आई, तो वो केवल आशिना से माफी मांग सकता था और कंप्यूटर चालू कर सकता था। डिंग, एक वीडियो इनवाइट आया। मयंक भाटिया ने माउस पकड़ा और एक्सेप्ट पर क्लिक किया। स्क्रीन पर मयंक भाटिया ने देखा कि मायरा ने एक बार फिर एनीमे मास्क पहना हुआ था जिसे उन्होंने पिछले लाइव प्रसारण में इस्तेमाल किया था। उनकी राय में मायरा अजनबियों से डरती थी और केवल मास्क पहनकर ही वह दूसरों के साथ बहादुरी से संवाद कर सकती थी। कुछ ओटाकस के लिए ये एक आम समस्या थी। हालांकि वे क्यू पर स्वतंत्र रूप से चैट कर सकते थे, लेकिन जब वे बाहर लोगों को देखते थे तो वे नुकसान में पड़ जाते थे। भाई, दूर हटो, तुम मुझे रोक रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस के माध्यम से मायरा की असंतुष्ट आवाज सुनकर मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गया। वह केवल अपना सिर लैपटॉप के कैमरे से दूर ले जा सकता था और उसके सामने बैठ सकता था। स्क्रीन पर मायरा को मास्क पहने देख जैस्मीन एयर के चेहरे पर सौम्य मुस्कान नजर आ रही थी। उसने उदारतापूर्वक स्क्रीन पर हाथ हिलाया और अभिवादन किया। हाय सिस्टर मायरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जैस्मीन एयर है और मैं उसी स्कूल में आपके भाई की सहपाठी हूं। आप मुझे आशिना कह सकते हैं, बहन आशिना। मायरा आज्ञाकारी रूप से मुस्कुराई और अपना चेहरा स्क्रीन के करीब रख दिया।
उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने आशिना के खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा और फिर कहा, बहन आशिना, आपको करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम एक सुपर खूबसूरत लड़की हो। वैसे सिस्टर आशिना ने अब कौन सा रंग पहना है? उनके सामने बैठे मयंक भाटिया ने भगवान की तरह हुई बातचीत सुनकर लगभग एक कौर खून उगल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मायरा मुझे देखना नहीं चाहती थी। क्या वो एक समलैंगिक है? आह, मेरी बहनचोर आत्मा। समय हमेशा अनजाने में बीतता गया और पलक झपकते ही स्कूल खत्म होने का समय हो गया। बाकी दिन अभी भी एक साधारण और सांसारिक जीवन था। कविता अभी भी हमेशा की तरह क्लास में नींद में थी। क्लास के बाद वह या तो अपने मोबाइल फोन से खेलती थी या सो जाती थी। वो अब उस परी की तरह नहीं दिखती थी जो सभी को खुश करना चाहती थी। जहां तक लिली जमेश की बात है, वो स्कूल में एक बिगड़ल बव्वा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थी। समय समय पर वो उसे एक नजर देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो खेल के पाठ के बारे में पूछती थी। ये देखकर कि मयंक भाटिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसने आखिरकार कागज की एक गेंद उसे फेंक दी जब उसके सहपाठी ध्यान नहीं दे रहे थे। खेल के पाठ के बारे में पूछने वाले कागज की गेंद को देखते हुए मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। इतने लंबे समय के बाद वो अभी भी एक गेम टेक्स्ट के बारे में नहीं सोच सकता था जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और इस रोमांस गेम प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत सकता है। उनके पास रिनलोरी से वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो पुणे प्रांत जाने से पहले खेल लिखना समाप्त कर देंगे। तभी रिनलोरी ने पूछना बंद कर दिया। उन्होंने अपना वीबो खोला और देखा कि उनके अनुयायी 50,000 से अधिक तक पहुंच गए थे। जब तक वो अगली बार एसओ के लिए एक नई रणनीति तैयार करते हैं, तब तक अनुयायियों की संख्या 1,00,000 से अधिक हो जाएगी। उस समय उसे उस दुकान से नए फंतासी अंक इनाम और यादृच्छिक आइटम प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जो हत्सुने ने कहा था। अभी के लिए स्कूल के बाद आशिना को उसके घर लाने का समय आ गया है और मायरा को जैस्मिन एयर की छाती की मदद से असली ब्लैक यूकिम बनाने दिया जाए। एयर सान, कृपया अंदर आए। मयंक भाटिया ने दरवाजा खोला और जैस्मिन एयर से कहा, धन्यवाद। जैस्मिन एयर ने उन्हें धन्यवाद दिया, आगे बढ़ी और अपने जूते उतार दिए। उसने दरवाजे पर चप्पल पहन ली और घर में प्रवेश कर गई। विशाल और उज्जवल लिविंग रूम को देखते हुए जैस्मिन एयर प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मयंक भाटिया सान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने घर को इतनी अच्छी तरह से साफ करेंगे। मेरे पिता एक रेस्तरां के मालिक थे, इसलिए मुझे उनका व्यक्तित्व और आदत विरासत में मिली। मुझे हर दिन घर की सफाई करना पसंद है। मयंक भाटिया ने लापरवाही से खिड़की खोली। आखिरकार घर को हर दिन हवादार करने की जरूरत है। बेशक जब मायरा घर पर थी तो उसने खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है तो वह मायरा की रक्षा कर सकता है। बेशक मयंक भाटिया को घर की सफाई करने की आदत के बारे में पता था। उन्हें अपने पिता का सस्ता घर विरासत में नहीं मिला। ये उनके पूर्ववर्ती की आदत थी कि उन्होंने मायरा की देखभाल की। जब उनके माता पिता का निधन हो गया तो छुट्टी के दौरान उनकी देखभाल की। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मयंक भाटिया एक अच्छे कुक हैं। क्या आपको अपने पिता का खाना पकाने का कौशल विरासत में मिला है? मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। यह सिर्फ इतना हुआ कि वह नहीं जानता था कि अपने पाक कौशल को कैसे समझाया जाए। सौभाग्य से उनका परिवार एक रेस्तरां चलाता था, इसलिए वह इसे छिपाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। वास्तव में इस दुनिया के पिता के पास कुछ खास व्यंजन थे, लेकिन व्यंजन सभी रेस्तरां के कैबिनेट में थे। न तो उनके पूर्ववर्ती और न ही उन्होंने उनका अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने भविष्य में रेस्तरां को फिर से खोलने तक इंतजार करने का फैसला किया। मयंक भाटिया ने मुड़कर फ्रिज से संतरे के जूस की एक बोतल निकाली और आशिना को सौंप दी। तभी ऊपर से खटखट की आवाज आई। जैस्मिन एयर, जो बोलने वाली थी, थोड़ा स्तब्ध थी। वो आवाज क्या है?
कुछ नहीं। मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया। वह अब अपने पूर्ववर्ती की फर्श की भाषा के बारे में शिकायत नहीं कर सकता था। वो मोटे तौर पर बता सकता था कि मायरा पूछ रही थी कि उसका भाई खाना क्यों नहीं बना रहा था और उसका भाई किससे बात कर रहा था। अयरसान, 1 मिनट रुको, मैं अपनी बहन को नीचे बुलाता हूं। आशना की अजीब निगाहों को भांपते हुए मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए और जल्दी से दरवाजा खोला और ऊपर की ओर भाग गया। हालांकि अपने रन के आधे रास्ते में उसका फोन बज उठा। मायरा? फोन पर कॉलर आईडी देखकर मयंक भाटिया थोड़ा दंग रह गए। दरअसल ओरिजिनल और मायरा ने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया था, लेकिन मायरा ने कभी जवाब नहीं दिया जब मूल ने फोन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मायरा इस नंबर को याद रखेगी और उसे कॉल करने की पहल करेगी। उत्तर बटन दबाने के बाद मायरा की आवाज फोन से आई। भाई। मयंक भाटिया, जो दरवाजे पर खड़ा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। मायरा, जब आप पहले से ही घर पर हो तो फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? नहीं। मायरा का रवैया असामान्य रूप से दृढ़ था। अगर मैं कमरा छोड़ दूंगा तो मैं हार जाऊंगी, फिर तुम बस घर पर रहोगे। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी आवाज धीमी कर ली। मायरा, वास्तव में मुझे पहले ही वो सामग्री मिल गई है जो आप ब्लैक स्नो गर्ल के लिए चाहते हैं। क्या आप नीचे जाकर देखने की योजना नहीं बना रहे हैं? जब उन्होंने ये कहा तो मयंक भाटिया मन ही मन हंस पड़े। जब तक मायरा इस बार बाहर जा सकती है, तब तक दूसरी बार होगा। एक दिन उसका दिल अनजाने में बहादुर हो जाएगा और दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। उनके 3 फैंटेसी पॉइंट उनके हाथ में होंगे और मायरा घर पर स्क्वैटिंग के खिताब से छुटकारा पाने में सक्षम होगी। नहीं, सटीक होने के लिए मायरा पहले से ही घर पर बैठना है। उसे घर पर बैठने के बारे में भी नहीं माना जा सकता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो क्या करूं। क्या मुझसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने घर पर स्क्वैटिंग विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? 233 यह विश्वविद्यालय वास्तव में अच्छा है। फोन पर मायरा एक पल के लिए चुप हो गई और पूछा, भाई, क्या सामग्री ब्लैक स्नो गर्ल के समान एक सुंदर लड़की है? बेशक, मयंक भाटिया ने दृढ़ता से कहा, यह निश्चित रूप से ब्लैक स्नो गर्ल जितनी खूबसूरत लड़की है। वास्तव में? मायरा की आवाज बहुत उत्साहित लग रही थी। मायरा, क्या तुमने कभी मुझे तुमसे झूठ बोलते देखा है? मयंक भाटिया ने पूछा। वास्तव में आशना को पूरे स्कूल और यहां तक कि हर समाचार रिपोर्टर द्वारा आरईसीटी कंपनी के शीर्ष छात्र के रूप में मान्यता दी गई थी। स्कूल में उसकी अकादमिक रैंकिंग अच्छी थी और वह एक सुशिक्षित सुंदर लड़की थी। चाहे वो उसका दिल हो या उसकी उपस्थिति, वो एक सुंदरता कहलाने के योग्य थी। अगर कोई कहता है कि आशना एक सुंदरता नहीं थी, तो उसका सिर वास्तव में दरवाजे से निचोड़ा गया था। मायरा, चूंकि ये एक खूबसूरत लड़की है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मयंक भाटिया खुश हो गया। मायरा, क्या तुम बाहर आने के लिए तैयार हो? नहीं, मायरा ने दृढ़ता से कहा। भाई, आप अपना लैपटॉप नीचे ले जाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सामग्री, खूबसूरत लड़की का वीडियो। इस बार ये गुर्दे की चुभन है, मेरी बहन। क्या आप ऐसी विधि के बारे में सोच भी सकते हैं? मयंक भाटिया कुछ देर के लिए अवाक रह गए, लेकिन उन्हें शायद मायरा के किरदार का पता चल गया था। हालांकि मायरा उसे एक भाई के रूप में अधिक पसंद करती थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलने पर उसका रवैया बहुत दृढ़ था। अगर मायरा बाहर नहीं आई, तो उसके पास कमरे में वापस जाने, लैपटॉप निकालने और नीचे जाकर लिविंग रूम में टेबल पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैस्मीन एयर ने उस कंप्यूटर को देखा जिसे मयंक भाटिया ने उसके सामने रखा था और वो थोड़ा स्तब्ध रह गई। क्या सिस्टर मायरा नीचे आने को तैयार नहीं है? आप सिस्टर मायरा के चरित्र को जानते हैं, इसलिए मैं केवल सहपाठी अयर को गलत कर सकता हूं। दरअसल मयंक भाटिया ने कार में आशना को याद दिलाया था
और मायरा के कैरेक्टर के बारे में बताया था। अब जब मायरा कमरे से बाहर नहीं आई तो वो केवल आशिना से माफी मांग सकता था और कंप्यूटर चालू कर सकता था। डिंग, एक वीडियो इनवाइट आया। मयंक भाटिया ने माउस पकड़ा और एक्सेप्ट पर क्लिक किया। स्क्रीन पर मयंक भाटिया ने देखा कि मायरा ने एक बार फिर एनीमे मास्क पहना हुआ था जिसे उन्होंने पिछले लाइव प्रसारण में इस्तेमाल किया था। उनकी राय में मायरा अजनबियों से डरती थी और केवल मास्क पहनकर ही वह दूसरों के साथ बहादुरी से संवाद कर सकती थी। कुछ ओटाकस के लिए ये एक आम समस्या थी। हालांकि वे क्यू पर स्वतंत्र रूप से चैट कर सकते थे, लेकिन जब वे बाहर लोगों को देखते थे तो वे नुकसान में पड़ जाते थे। भाई, दूर हटो, तुम मुझे रोक रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस के माध्यम से मायरा की असंतुष्ट आवाज सुनकर मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गया। वह केवल अपना सिर लैपटॉप के कैमरे से दूर ले जा सकता था और उसके सामने बैठ सकता था। स्क्रीन पर मायरा को मास्क पहने देख जैस्मीन एयर के चेहरे पर सौम्य मुस्कान नजर आ रही थी। उसने उदारतापूर्वक स्क्रीन पर हाथ हिलाया और अभिवादन किया। हाय सिस्टर मायरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जैस्मीन एयर है और मैं उसी स्कूल में आपके भाई की सहपाठी हूं। आप मुझे आशिना कह सकते हैं। बहन आशिना। मायरा आज्ञाकारी रूप से मुस्कुराई और अपना चेहरा स्क्रीन के करीब रख दिया। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने आशिना के खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा और फिर कहा, बहन आशिना, आपको करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम एक सुपर खूबसूरत लड़की हो। वैसे सिस्टर आशिना ने अब कौन सा रंग पहना है? उनके सामने बैठे मयंक भाटिया ने भगवान की तरह हुई बातचीत सुनकर लगभग एक कौर खून उगल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मायरा मुझे देखना नहीं चाहती थी। क्या वो एक समलैंगिक है? आह, मेरी बहनचोर आत्मा। ये सही है। पूरा फल सबसे प्राकृतिक वस्त्र है जो भगवान ने मनुष्यों को दिया है। यामादा गोबलिन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और गंभीरता से मुस्कुराया। पूरा फल न्याय है।